नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों में बहुत गहराई तक जाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों के बनाए गए नियंत्रण वाले कानूनों ने धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारे आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के संविधान की मजबूत नींव तैयार कर दी। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए आज हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत, व्यापारिक एकाधिकार का अंत, क्राउन का सीधा शासन, प्रतिनिधित्व और सुधार, और आखिर में भारतीय संविधान की नींव। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से पर आते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत। जरा इस बात में गौर कीजिए, 1700 के दशक के अंत तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारिक कंपनी से इतनी बड़ी बन गई थी कि उसके पास खुद ब्रिटेन से भी ज्यादा जमीन और संपत्ति हो गई थी। अब जाहिर है, जहां इतनी अथाह दौलत होगी वहां बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी होगा। इसे कंट्रोल करने के लिए ही ब्रिटिश क्राउन को दखल देना पड़ा और वो लेकर आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक कंपनी जो अब राजनीतिक ताकत बन रही थी, उसे नियम कानून के दायरे में लाने के लिए इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद कंपनी पर लगाम को और कसने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसने एक बहुत ही दिलचस्प दोहरे शासन, या जिसे हम डुअल गवर्नेंस कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कंपनी जो व्यापार करती थी उसे उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत से बिल्कुल अलग कर दिया गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, व्यापारिक एकाधिकार का अंत। जैसे ही हम 19वीं सदी में एंट्री लेते हैं, हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करना शुरू कर दिया। ये कोई रातों रात नहीं हुआ। 1813 के एक्ट ने उनके पास सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार का हक छोड़ा, और फिर 1833 आते आते तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब वो बस एक प्रशासनिक ढांचा बनकर रह गई थी। यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो था सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण। 1833 के अधिनियम ने पूरे भारत के लिए एक ही सुप्रीम लीडर बना दिया, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और सच कहूं तो इसी केंद्रीकरण के कारण ही आगे चलकर 1853 में उस आधुनिक नौकरशाही और ओपन सिविल सेवा परीक्षाओं का रास्ता साफ हुआ, जो आज भी हमारे सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन फिर एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक इतना बड़ा जन विद्रोह भड़क जाए जो ये साबित कर दे कि अब कोई कॉरपोरेट कंपनी इस देश को नहीं संभाल सकती। 1857 की महान क्रांति ने बिल्कुल यही सवाल ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर दे मारा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, क्राउन का सीधा शासन। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश क्राउन को अंदर तक हिला दिया था। वो इतने डर गए कि उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया और सत्ता का पूरा ढांचा ही बदल गया। अब कंट्रोल सीधे लंदन के हाथों में था। वहां भारत के लिए एक राज्य सचिव बैठता था और भारत में सीधे ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय का एक बिल्कुल नया पद बना दिया गया। अब इतने विशाल और गुस्से से भरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस तरीका तो चाहिए था ना। इसलिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली लाई गई। आज की तारीख में आप जो अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का सिस्टम देखते हैं, उसकी असल नींव इसी प्रणाली ने रखी थी। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे चरण की, प्रतिनिधित्व और सुधार। जैसे जैसे 20वीं सदी की शुरुआत हुई, भारतीयों ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। ये मांगे इतनी तेज थीं कि अंग्रेजों को मजबूरन अपने सिस्टम में कुछ सुधार करने ही पड़े। हालांकि ये शुरुआत बहुत धीमी थी। 1892 में केवल बजट पर सवाल पूछने की अनुमति मिली थी, लेकिन धीरे धीरे 1919 तक आते आते शासन में भारतीयों की थोड़ी बहुत भागीदारी जरूर दिखने लगी थी। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किसी दो धारी तलवार से कम नहीं थे। एक तरफ तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, जो एक बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की नीति के तहत धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल बनाकर समाज में विभाजन का वो गहरा बीज बो दिया, जिसके परिणाम हमें आगे चलकर भुगतने पड़े। अब 1919 के एक्ट की द्वैध शासन यानी इस दोहरी व्यवस्था को ही देख लीजिए।
इसमें भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय दे दिए गए जो जनता को सीधे दिखते थे, लेकिन जो असली ताकत और पैसे वाले विभाग थे जैसे फाइनेंस या पुलिस, उन पर ब्रिटिश गवर्नरों ने अपना पूरा मजबूत कंट्रोल बनाए रखा। और अब हम इस ऐतिहासिक सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, भारतीय संविधान की नींव। साइमन कमीशन का भारी विरोध और पूना पैक्ट के उस उथल-पुथल वाले दौर ने एक ऐसे विशाल और बेहद बारीक कानूनी ढांचे को जन्म दिया जिसे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। ये 1935 का अधिनियम अपने समय के हिसाब से वाकई बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था। इसने प्रांतों में उस पुरानी और फेल हो चुकी द्वैध शासन व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने शक्तियों को संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों में बांट दिया। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि शक्तियों के बंटवारे का बिल्कुल यही मॉडल आज भी हमारे देश को चलाता है। इस अधिनियम का असर कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधे सीधे इसी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसने प्रशासन का एक इतना पक्का और बेहतरीन ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि अगर ये नहीं होता तो शायद हमारे संविधान निर्माताओं के लिए 3 साल से भी कम समय में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। जिन कानूनों को असल में एक देश पर राज करने और उसे नियंत्रण में रखने के लिए गढ़ा गया था, उन्हें कैसे शानदार तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजबूत ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। और दोस्तों, ये लोकतांत्रिक ढांचा तब जाकर पूरी तरह से सुरक्षित हुआ जब ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत ने हमेशा के लिए ये पक्का कर दिया कि ये संविधान और ये व्यवस्था हमेशा देश की जनता की सेवा करेगी, न कि उन पर राज करने वालों की। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।